Okay, let's begin, my dear students. Today we will start the session number 9 of Indian Contract Act revision questions. और इसमें अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 को अभी लेटर बाद में करते हैं, 36 से स्टार्ट करते हैं। 36 से स्टार्ट करते हैं। Mr. D was in urgent need of money amounting rupees 50,000. He asked Mr. K for the money. Mr. D को मनी का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है 50,000 रुपये की। उसने K से ये रुपया मांगा। Mr. K lent the money on the sureties of A, B and N without any contract between them. In case of default in repayment by D to K, D makes default in payment. ये क्या लिखा हुआ है, थोड़ा एक बार इसको रिपीट पढ़ते। मिस्टर के लेंट द मनी ऑन द सियोरिटीज ऑफ ए, बी एंड एन। यहाँ पे मिस्टर के ने मिस्टर डी को लोन दिया और इसमें सियोरिटीज कौन है, ए है, बी है और एन है। विदाउट एनी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन देम, यानी ए, बी और एन के बीच इसके लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। इन केस ऑफ डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ मनी बाय डी टू के, यानी डी अगर के को पेमेंट देने में डिफॉल्ट कर जाएगा तो उसका पेमेंट कौन करेगा हम लोगों के बीच में, और कौन कितना करेगा, इसके बारे में ए, बी और एन के बीच में कोई भी आपस में एग्रीमेंट नहीं था। बट ये लोग सियोरिटीज तीनों ने मिल करके दिया था। डी मेक्स डिफॉल्ट इन पेमेंट, डी ने पेमेंट करने में डिफॉल्ट भी कर दिया, यानी के को जो रुपया 50,000 अमाउंट वापस करना था ये डी पेमेंट नहीं रिटर्न कर पाया। बी रिफ्यूज्ड टू कंट्रीब्यूट, अब बी भी एज अ सियोरिटीज अपना सियोरिटी दिया था, गारंटी दिया था, लेकिन अभी वह पेमेंट करने से रिफ्यूज कर गया, क्योंकि जब प्रिंसिपल डेटर पेमेंट नहीं देता है तो क्रेडिटर को पेमेंट कौन करता है, सियोरिटीज लोग करते हैं। अब सियोरिटीज को पेमेंट करने की जब बारी आई तो उसमें एक सियोरिटी जो था बी नाम का, वह इनकार कर गया, बोला कि नहीं मैं तो पेमेंट नहीं करूंगा, मैं तो उस समय ऐसे तुम लोग कर रहे थे, मैं भी साथ में खड़ा था तो मैं भी हाँ बोल गया, लेकिन अभी मैं पेमेंट नहीं करने वाला हूँ। एग्जामिन वेदर बी कैन एस्केप फ्रॉम हिज लाइबिलिटी, क्या बी अपने लाइबिलिटी से निकल सकता है, भाग सकता है, ऐसा आपको आंसर करना है। बच्चों अभी आपने जो 1 से 25 नंबर क्वेश्चंस के बीच जो प्रैक्टिस किया था, और मैंने आपको राइटिंग में एग्जाम्स यहाँ पर बैठा के लिया, जो भी बच्चे आए थे एग्जाम्स देने के लिए, मतलब एग्जाम्स क्या था, आपका राइटिंग सेशन था, वो एग्जाम्स उसको नहीं बोल सकते। तो मैंने देखा जितने लोग लिखे थे पूरा एकदम श्योर शॉर्ट वही आंसर लिखे थे जो इधर आपको सजेस्टेड दिया गया है, जो इसमें आपने किया है। कुछ बच्चे लोग एक दो इधर उधर थोड़ा सा लाइन मिसिंग कर गए थे। तो आपको ऐसे ही प्रिपेयर करना है नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस, फिर इसके बाद नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस, और इसको स्टडीज जैसे जैसे आप करते जा रहे हो फिर 1 से 50 तक एक बार रिवीजन भी बीच में करोगे। जब भी छुट्टी रहेगा तुम लोगों का तो ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चंस रिवीजन करना है, एक बार उसको गो थ्रू कर लेना है ताकि आपको मेमोरी में रहे। जितनी बार ज़्यादा रिवीजन हो जाएगा एग्जाम्स में, मैं बोल रहा हूँ ना, बाकी बच्चे लोग सोचेंगे कि क्या लिखे, आप धड़ाधड़ एग्जाम्स में लिखोगे बैठ करके। देख लेना, ये आपको उस समय फ़र्क पता चलेगा जब आप वहाँ पर बैठ के उस तरीके को फॉलो करोगे। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर देखना, यहाँ पे सेक्शन 146 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इसके बारे में बात करेंगे। अगर सेक्शन नंबर आपको याद नहीं होता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोविजंस को याद रखो। अ पर्सन हु टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर अनदर परफॉर्मेंस ऑफ एन अंडरटेकिंग इज नोन एज सियोरिटी। ये वाला लाइन हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। अ पर्सन हु टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी प्रीवियस क्लास में ही पढ़ चुके हैं। अ पर्सन हु टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर अनदर परफॉर्मेंस, वह पर्सन जो दूसरे के परफॉर्मेंस के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, दूसरे के परफॉर्मेंस के अंडरटेकिंग के लिए अगर ये करता है, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, उसको सियोरिटी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपेयरिंग फॉर समवन इन कोर्ट और पेइंग अ डेप्ट ऑन बिहाफ ऑफ समवन। द प्रॉब्लम एज आस्क्ड इन क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इक्वालिटी ऑफ बर्डन इज ऑन द बेसिस ऑफ को सियोरिटीशिप। को सियोरिटीशिप मतलब जो ज्वाइंट सियोरिटीशिप इन लोगों ने दिया है, इसी अकॉर्डिंग बर्डन इनके ऊपर जाएगा। इक्वालिटीज ऑफ बर्डन इज बेसिस ऑफ द को सियोरिटीशिप। को सियोरिटीशिप में क्या होता है, जो क्रेडिटर को पेमेंट करने के बर्डन होता है
ये सभी सीओटीज के ऊपर क्या होता है, इक्वल बर्डन होता है, सभी सीओटीज के ऊपर क्या होता है, इक्वल बर्डन होता है इसका। दिस इज कंटेंट इन सेक्शन 146। ये क्या बोलता है 146, व्हेन 2 और मोर पर्सन्स। अब आपको मान लो ये सेक्शंस याद नहीं है बच्चों एग्जाम्स में, ऐसे तो ज़्यादा बार पढ़ोगे तो मैक्सिमम चांस है आपके दिमाग में रह जाएगा, लेकिन अगर नहीं रह गया तो आप क्या लिखोगे, एज पर प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 व्हेन 2 और मोर पर्सन्स आर को सीओटीज फॉर द सेम डेप्ट। जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग एक ही डेप्ट के लिए को सीओटीज बनते हैं, आइदर ज्वाइंटली बनते हैं या सेवरली बनते हैं, अलग अलग बनते हैं, एंड वेदर अंडर द सेम और डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट, चाहे वह सेम कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू को सीओटीशिप बने या फिर डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ये को सीओटीज बने, वेदर विथ और विदाउट द नॉलेज ऑफ ईच अदर, चाहे को सीओटीशिप में एक दूसरे के पास इसका नॉलेज है या नहीं है। यानी को सीओटीज जो लोग हैं, जैसे कि हमारे इस एग्जाम्पल में ए, बी और एफ को सीओटीज है, तो ए, बी और एफ को आपस में इस बात की जानकारी हो या नहीं हो, सारे सिचुएशन में को सीओटीज इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रेरी, यानी को सीओटीज के बीच अगर पहले से कोई भी कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, देन आर लायबल एज बिटवीन देमसेल्व्स, तब ये लोग आपस में ये लोग लायबल होंगे, एंड टू पे इच एन इक्वल शेयर ऑफ द होल डेप्ट का इक्वल शेयर सभी लोग पेमेंट करेंगे, और द पार्ट ऑफ इट विच रिमेन्स अनपेड बाय द प्रिंसिपल डेटर्स, या फिर प्रिंसिपल डेटर्स के पास से, जैसे प्रिंसिपल डेटर्स यहाँ पर 50,000 रुपये का कर्ज लिया है, अगर वह 20,000 रुपीज़ दे देता है अपने पास से प्रिंसिपल डेटर्स और 30,000 रुपीज़ नहीं दे पाता है, तो क्या अब ये को सीओटीज लोग 50,000 का पेमेंट करेंगे क्रेडिटर को, ना कि रिमेनिंग अमाउंट का पेमेंट करेंगे, रिमेनिंग अमाउंट का पेमेंट करेंगे एंड इन द इक्वल शेयर करेंगे। तो यहाँ पे जो बातें लिखी गई है इसको काफ़ी केयरफुली पढ़ना पड़ेगा सारे बच्चों को। देखो, व्हेन 2 और मोर पर्सन्स आर को सीओटीज, जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग को सीओटीज है, एक ही तरह के डेप्ट के लिए है, एक ही तरह के डेप्ट के लिए है, या एक ही तरह के ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए ये लोग अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखें, आइदर ज्वाइंटली और सेवरली, एंड वेदर अंडर द सेम और डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट, और वेदर विथ और विदाउट द नॉलेज ऑफ ईच अदर, चाहे आपस में को सीओटीज लोग एक ही, मतलब डेप्ट एक ही है लेकिन गारंटर इसमें 2 है, 2 से ज़्यादा लोग हैं, देन ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाएगा, विथ और विदाउट द नॉलेज ऑफ ईच अदर, देन को सीओटीज इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रेरी विल बी लायबल इक्वली फॉर द होल डेप्ट और पार्ट ऑफ द डेप्ट विच इज रिमेन्स अनपेड फ्रॉम द साइड ऑफ प्रिंसिपल डेटर्स। यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, ऑन द डिफॉल्ट ऑफ डी इन पेमेंट, बी कैन नॉट एस्केप फ्रॉम हिज लाइबिलिटी, बी अपने लाइबिलिटी से भाग नहीं सकता है, बी को भी इक्वल अमाउंट कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा 50,000 का। ऑल ऑफ द 3 सीओटीज ए, बी एंड एन आर लायबल टू पे इक्वली इन एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन देम। अगर हाँ, इनसे पहले से अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है कि चलो बी उस समय सीओटीज दे दिया था, कोई बात नहीं है, ए और एन आपस में मिलकर के पेमेंट कर लेंगे, बी को हम लोग डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तो ये बातें हो सकती है। ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब इनके बीच आपस में इससे रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट अगर होगा तब, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। अब हम आते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी हम लोग पढ़े थे प्रीवियस क्लास में, सेक्शन 133, फिर से भी एक बार पढ़ेंगे। मिस्टर राम was employed as financier in Swaraj Limited on the sureties of his good conduct given by Mr. Janak, a good friend of the director of the company। ये स्वराज लिमिटेड में एज अ फाइनेंसर काम करेगा मिस्टर राम। इसके गुड कंडक्ट की गारंटी किसने लिया था, मिस्टर जनक ने लिया था, जो कि उस कंपनी का यानी स्वराज लिमिटेड के डायरेक्टर का अच्छा फ्रेंड है। मिस्टर राम वॉज केप्ट ऑन द सैलरी ऑफ ₹45,000 पर मंथ। राम को 45,000 रुपीज़ पर मंथ के सैलरी पे जॉब पे रखा गया था। आफ्टर 3 years, 3 साल के बाद द कंपनी वेंट इनटू लॉसेस एंड सो कंपनी डिसाइडेड फॉर द कॉस्ट कटिंग बाय रिट्रेंचिंग ऑफ मेनी एम्प्लॉयज एंड रिड्यूसिंग द सैलरीज ऑफ द एम्प्लॉय। रिट्रेंच का मतलब होता है एम्प्लॉय, कुछ एम्प्लॉय को निकाल दिया जाना और कुछ लोगों का सैलरी कम किया कर दिया जाना। अब सोचो एक कंपनी में अगर कुछ एम्प्लॉय को निकाला जा रहा है हमेशा के लिए काम से, तो जो लोग वहाँ पर जिनको काम पे रखा जाएगा वो कम सैलरी पे बोलेंगे ठीक है बाबू हम काम कर ही लेते, रख लो मेरे को कोई दिक्कत नहीं। तो कुछ लोगों को कम सैलरी पे रख लिया जा रहा है और इसकी सैलरी क्या कर दी जा रही है। मिस्टर राम was also proposed either to quit the job,
राम को भी ऑफर दिया गया कि तुम या तो काम छोड़ के चले जाओ या फिर तुम्हारा लोअर सैलरी 35,000 रुपीज पर मंथ, 45,000 पर मंथ के जगह पे 35,000 रुपीज पर मंथ की सैलरी एक्सेप्ट कर लो। ही एक्सेप्टेड एंड कंटिन्यूड विद द जॉब। वह एक्सेप्ट कर लिया 35,000 की सैलरी और जॉब में अपना कंटिन्यू करता रहा। आफ्टर फ्यू मंथ इट वाज रिपोर्टेड बाय अकाउंट्स डिपार्टमेंट। अकाउंट्स डिपार्टमेंट की तरफ से यह रिपोर्टिंग किया गया कंपनी को कि मिस्टर राम मैनिपुलेटेड विद द फंड्स ऑफ द कंपनी। मिस्टर राम ने कंपनी के फंड को मैनिपुलेट किया है। ऐसा क्वेश्चन पढ़ाया हो कि नहीं पढ़ाया हो? इसके पहले पढ़ाया हो। बस देखो क्वेश्चंस बदलेगा बार बार, प्रोविजन वही है। मतलब आप अगर इस तरह के 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके गए हो, उसमें कोई का नाम लिख दे, राम लिख दे, जनक लिख दे, सीता लिख दे, जो भी लिख दे, आप आंसर देके आ जाओगे आराम से, ठीक है ना। तो यहाँ पे एज पर प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एनालाइज द लीगल पोजीशन ऑफ मिस्टर जनक। मिस्टर जनक कौन है? सीओटीज गारंटर। इसकी क्या पोजीशन होगी इन द गिवन सिचुएशन? सिचुएशन दो है हमारे सामने। पहला है मिस्टर राम हैज मैनिपुलेटेड द फंड ऑफ द कंपनी सिंस द टाइम ऑफ हिज अपॉइंटमेंट। यानी जब वो पहली बार अपॉइंटमेंट हुआ था कंपनी में उसका, तब से वह फंड को छेड़खानी कर रहा, फंड के साथ मैनिपुलेट कर रहा है उसको। और दूसरा, मिस्टर राम हैज मैनिपुलेटेड द फंड ऑफ द कंपनी सिंस फ्रॉम फ्यू मंथ बिफोर व्हेन ही एक्सेप्टेड द कंटिन्यू टू जॉब ऑन लोअर सैलरी। और दूसरा, जब वो लोअर सैलरी पे कंटिन्यू कर रहा है तब से वो फंड को मैनिपुलेट किया है। तो दोनों सिचुएशन में आपको आंसर करने हैं अलग अलग, ठीक है। लेकिन आपको सबसे पहले क्या लिखना होगा? आप डायरेक्ट ये लिखने लगोगे एक्सप्लेनेशन एंड आंसर, तो आप नंबर की उम्मीद छोड़ दो एग्जाम्स में। और अभी भी कोई बच्चा यहाँ पर जो बैठा है, कोई ऐसा कोई महान इंसान है जो अभी भी लिख के प्रैक्टिस नहीं कर रहा है। लॉ में लिखना पड़ेगा। आप चाहे जितना भी अच्छा से अच्छा लेक्चर सुन लो, कुछ भी सुन लो, समझ में आ रहा है ना, जब तक आप लिख के प्रैक्टिस नहीं करोगे आप लिख नहीं सकते एग्जाम्स में। ये गारंटेड है। समझ में आ रहा है ना? जो तुम नहीं कर रही है, लिख के प्रैक्टिस। आए थे लास्ट दिन लिखने के लिए, क्यों? कारण सुन के क्या फायदा? देखो अभी हम लोग बात करते हैं सेक्शन 133। सेक्शन 133 हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, दोबारा पढ़ रहे हैं। सेक्शन 133 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डील्स विद द प्रोविजन रिलेटिंग टू डिस्चार्ज ऑफ द सीओटीज। सीओटी अपने लायबिलिटी से क्या हो जाता है? डिस्चार्ज हो जाता है। सेक्शन 133 बार बार आने वाला सेक्शन है। सेक्शन 136 बार बार आने वाला सेक्शन है। तो इन सारे सेक्शंस को एकदम पुट इनटू योर ब्लड, एकदम इसको अपने हीमोग्लोबिन में डाल के रख लो, एकदम मिला लो। इसको लिखना पड़ेगा एग्जाम्स में, ये बात समझ के रख लो, ठीक है। देखो प्रोविजन स्टेट्स दैट, प्रोविजन स्टेट्स दैट, नहीं याद है ना तो ऐसे ही लिखोगे, नहीं समझे? पहला लाइन याद ही नहीं है, सेक्शन नंबर याद नहीं आ रहा है एग्जाम्स में, भूल गया अपना रोशन बैठ के एग्जाम्स में, तो क्या करेगा? ऐसे ही लिखना शुरुआत करेगा। समझ में आ रहा है ना? States that there is any variance in the terms of contract between the principal debtor and creditor. If there is any variance in the terms of contract between the principal debtor and creditors without the consent of the COTs, then it would discharge the COTs in respect of all transactions. Then it would discharge the COT in respect of all transactions taken place after the variance in the contract. Contract में variance के बाद, ठीक है ना, after the वही subsequent to such variance, यानी after the, जो ऐसे अपने भाषा में बदल के, उतना तो बदल के लिख ही सकते हो, उतना के लिए एकदम अलाउड है, बिल्कुल लिख सकते हो, ठीक है ना, उसके लिए दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे बस इतना ही प्रोविजन है 2 लाइन का। अच्छा, ये कॉमन सेंस की बात है ना, थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाओ कि तुम किसी का गारंटी लोगे और वो लोग आपस में प्यार कर बैठा, मतलब आपस में कॉन्ट्रैक्ट में वेरिएंस कर लिया, तो आप उसके बाद थोड़े जिम्मेदार हो। हाँ, उसके पहले का कोई गड़बड़ी हम उसके लिए जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन बाद में आपने कॉन्ट्रैक्ट में वेरिएंस कर लिया, हम क्यों, हमें बताया नहीं, तो इसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल थोड़े ना होंगे, हम नहीं होंगे। तो ये बहुत कॉमन सी बात है, इसको नॉर्मल भी आप दिमाग में रख सकते हो। बस लिखने का आपको ये ऐसे ही लिखना पड़ेगा, इतना लिखना पड़ेगा आपको। ये जब पढ़ लेगा ना सामने वाला, जब आपका कॉपी चेक करने वाला व्यक्ति, तो आपका नीचे का वो ज़्यादा दिमाग लगा के नहीं पढ़ेगा, वो बस फाइनल लाइन पढ़ेगा, वहीं पढ़ेगा प्रोविजंस। और जैसे वो लेंथ को बड़ा कर करके आप लिख रहे हो, समझ में आ रहा है ना? जैसे पिछले दिन 1-2 बच्चे लोगों ने थोड़ा सा बड़ा करके लिखा था, ज़्यादा चीज़ डाल दिया था, वो आपके अच्छा हित में नहीं। आपके पहले तो ये बात आपके दिमाग में जाएगा सामने वाले का कि बच्चा कुछ ज़्यादा लिखा है, मतलब कुछ गड़बड़ लिखा है। ये उसकी मतलब उतना नहीं लिखना, आपको पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखने हैं।
इंस्टीट्यूट हर बार अपने मतलब जो क्वेश्चन पेपर आता है उस पर लिख के देता है कि आपको अपने तरीके से लिखना है। देखो अभी क्या है, दो क्वेश्चंस। एक तो राम फंड को मैनिपुलेट कर रहा था कब से, जब से वह जॉब में अपॉइंट हुआ था। तो जब तक वेरिएंस नहीं हुआ था तब तक के लिए मिस्टर जनक क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। और वेरिएंस इन द टर्म्स ऑफ जॉब कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो उसके बाद से जनक यानी सियोटीज विल बी डिस्चार्ज्ड फ्रॉम हिज लाइबिलिटी। क्लियर है? देखिए, इन द केस वेयर मिस्टर राम हैज मैनिपुलेटेड द फंड ऑफ द कंपनी सिंस द टाइम ऑफ हिज अपॉइंटमेंट, फ्रॉम द बिगिनिंग भी आप लिख सकते हो, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द जॉब। ओके, in this case Mr. Janak is liable as sureties for the loss suffered by the Swaraj Limited. then ऐसे केस में मिस्टर जनक लायबल होगा एज अ सियोटीज के स्टेटस से फॉर लॉस सफर्ड बाय द स्वराज लिमिटेड, स्वराज कंपनी, ड्यू टू मैनिपुलेशन ऑफ द फंड बाय मिस्टर राम ड्यूरिंग द 3 years ऑफ हिज सर्विस। क्योंकि 3 साल के बाद ऐसा हुआ था, क्वेश्चन में बोल दिया ना ईयर, 3 years अप टू 3 years ऑफ सर्विस। 3 years के बाद जनक अपने लाइबिलिटी से क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 2 आपका बोला था कि इसमें क्या बोला था कि ये फंड का मैनिपुलेशन तब शुरू किया जब इसकी सैलरी रिड्यूस कर दी गई। तो और उसके बाद जनक बोलेगा भैया तुम लोग समझो सैलरी रिड्यूस कराया हो तो गड़बड़ करेगा, तुम्हारा ये आउटलुक है, हमारा इसमें कोई आउटलुक नहीं है। ठीक है, देखो in this case Mr. Ram has manipulated the fund of company from few months when the job contract was changed, before when he accepted to continue the job on the lower salary। या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि since the contract was renewed between the principal debtor and creditor without the consent of the sureties few months ago। आप अपने लैंग्वेज में ऐसा लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। इन दिस केस वेरिएंस इन द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वाज मेड विदाउट सियोटीज कंसेंट फॉर ऑल द ट्रांजेक्शंस टेकन प्लेस आफ्टर द वेरिएंस इन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सियोटीज विल नॉट बी लायबल। सियोटीज इसके लिए लायबल नहीं होगा। ठीक है ना, लॉस्ट सफर्ड बाय द स्वराज लिमिटेड। तो ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था आपका, ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है कुछ भी। हम अगले क्वेश्चंस पे आते हैं बच्चों, अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन, ए द बेलर। ए कौन है, बेलर। अभी बुक्स मिल गया तो घर में पढ़ने में ज़्यादा मन लग रहा होगा। ठीक है ना, ए द बेलर प्लेजेज अ सिनेमा प्रोजेक्टर एंड अदर एसेसरीज विथ साइन एसोसिएशन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड द बेली फॉर अ लोन। देखो इसने क्या किया, ए एक बेलर है, इसने प्लेज कर दिया। प्लेज करने का मतलब क्या होता है, गिरवी रख देना। प्लेज करने का मतलब क्या होता है, गिरवी रख देना। सिनेमा प्रोजेक्टर एंड अदर एसेसरीज विथ साइन एसोसिएशन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जो कि बेली होगा, लोन के लिए उसने ऐसा किया। ए रिक्वेस्ट द बैंक टू अलाउ द प्लेस्ड गुड्स टू रिमेन इन हिज पोसेशन and promises to hold the same in trust for the belly, in the trust for the belly, and also further promises to hand over the possession of the same to the bank whenever demanded। ए ने रिक्वेस्ट किया, भाई प्लेज करने का मतलब ए प्लेज तो कर दिया, लेकिन बोला कि हमें तो इसी प्रोजेक्टर से अर्निंग करके आपको फिर पैसा लौटाने हैं। तो उसने उस कोऑपरेटिव बैंक को रिक्वेस्ट भी किया कि आप हमें ये अलाउ कर दीजिए कि जो प्लेस्ड गुड्स है ना, ये मेरे ही पोसेशन में रहेगा। ये मैंने प्लेज कर दिया, लेकिन अभी आप मेरे पोसेशन में रहने देने के लिए इसे अलाउ कर दीजिए। और प्रॉमिस भी किया बैंक से कि होल्ड द सेम इन ट्रस्ट, अंडरलाइन करो इसको, ट्रस्ट फॉर द बेली। बेली कौन है यहाँ पर, बेली यहाँ पर कौन है, बैंक। उसको बोला कि ये आपके मतलब होल्ड द सेम इन ट्रस्ट फॉर द बेली, बेली के ट्रस्ट में मैं इसे होल्ड करूंगा। एंड ऑल्सो फर्दर प्रोमिसेस, और ये भी प्रॉमिस किया कि मैं ये इसका पोसेशन आपको जब भी आप कभी डिमांड करेंगे उस समय मैं इसका पोसेशन आपको हैंड ओवर कर दूंगा। ठीक है, एग्जामिनिंग द प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डिसाइड वेदर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज हैज बीन मेड बिटवीन ए द बेलर एंड द बैंक द बेली।
क्या इनके बीच वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हुआ? अब आपके सामने ये एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने, समझना है इसको। समझने के बाद और कम से कम एटलीस्ट तुम लोग प्रोविजंस के जब लेक्चर्स हो रहे थे मेन वाले, उस समय तो तुम लोगों को जो नियम बताया गया था कि रोज जाके पढ़ लेना है, कुछ बच्चे पढ़ रहे थे। इसको भी अगर जाके रखना शुरू कर दोगे कि रख दिया, पढ़ेंगे ना 2 दिन बाद, अभी क्या दिक्कत है, खत्म। 40-45 आ भी जाएगा तो फर्क, मतलब आ गया तो आ गया, नहीं तो भी दिक्कत होगा। तो बेहतर कि आप ऐसे पढ़ो कि एटलीस्ट आपको एग्जाम्स में एक बड़े नंबर की तरफ लेकर के जाए। बड़े नंबर मतलब मैं 60+ की मैं बात कर रहा हूँ, एटलीस्ट उतना टारगेट लेके पढ़ो माइंड में। बेलमेंट का सबसे पहले डेफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर। बेलमेंट का डेफिनेशन देखो क्या है बच्चों। बेलमेंट इज डिफाइंड एज एन एक्ट whereby goods are delivered by the person to another for some purpose on a contract. बेलमेंट क्या होता है? बेलमेंट एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है। बेलमेंट एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है वेयर गुड्स आर डिलीवर्ड बाय द पर्सन। बाय द पर्सन जो डिलीवर करता है वह कौन होता है? बेलर होता है। टू अनदर पर्सन मतलब बेली फॉर सम पर्पस ऑन द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट में कुछ पर्पस को कंप्लीट करने के लिए। दैट द गुड्स सेल व्हेन द पर्पस इज एक्कॉम्प्लिश्ड, जब पर्पस कंप्लीट हो जाएगा, बी रिटर्न कर दिया जाएगा। किसको? बेली के तरफ से बेलर को रिटर्न कर दिया जाएगा। और अदरवाइज डिस्पोज्ड ऑफ अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द पर्सन डिलीवरिंग देम, यानी बेलर। अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ बेलर भी आप लिख सकते हो। मतलब या तो पर्पस कंप्लीट होने पे बेली उस गुड्स को बेलर के पास रिटर्न बैक कर देगा, या फिर बेली बेलर के इंस्ट्रक्शंस पे, बेलर के बोलने पे उसको, अदरवाइज अगर वो बोलेगा कि फर्दर आप किसी और के पास इसको बेल कर दो, मतलब दे दो, मैं जिसको डायरेक्शन दे रहा हूँ, या फिर इसे सोल्ड आउट कर दो, जो भी बेलर बोलेगा उसके अकॉर्डिंग वो आगे काम को करेगा। ऐसा होता है ना कि आपने मेरे से कोई बुक्स लिया है और मैंने वह बुक्स आपका पढ़ना हो गया, तो मैंने बोला कि यही बुक्स पीयूष तुम यही बुक्स पिंटू को ट्रांसफ़र कर दो, अब उसे चाहिए होगा। तो ऐसे टाइमिंग पे क्या होता है, आप वह बुक्स उसको ट्रांसफ़र कर देते हो। समझ में आ रहा है ना? आप उस बुक्स को क्या करते हो? उसे ट्रांसफ़र कर देते हो। तो आपने उसको अदरवाइज मेरे इंस्ट्रक्शंस पे सामने वाले को पास किए हो, इसको भी क्या बोलेंगे? बेलमेंट का एग्रीमेंट के अंडर में ही होना बोलेंगे। यहाँ पर ये बात समझ में आया ना? ये बेलमेंट का डेफिनेशन है। जो बेलमेंट का डेफिनेशन तो याद करना ही करना है तुम लोगों को, समझ में आ रहा है ना? बेलमेंट का डेफिनेशन तो आप लोगों को याद करना ही है। डिफरेंस के लिए भी याद करना है, बेलमेंट का डेफिनेशन नॉर्मली आपको भी याद करना है, और यहाँ पर भी लिखने में उसकी ज़रूरत है। दूसरा, बेलर इज द पर्सन हु डिलीवर द गुड्स टू अनदर पर्सन। बेलर कौन पर्सन है? हु डिलीवर द गुड्स टू द अनदर पर्सन हु इज नोन एज बेली, हु इज द पर्सन टू हुम द गुड्स आर डिलीवर्ड। बेली कौन है? बेली हु इज द पर्सन टू हुम द गुड्स आर डिलीवर्ड। जिसको गुड्स डिलीवर किया जाता है वह पर्सन है अपना बेली। फिर क्या है यहाँ पर? अ पर्सन who has the custody without possession। देखो, a person who has the custody without possession is not a bailey, but constructive delivery may also amount to delivery for bailment। यहां से बातें आपकी बन रही है। अभी देखो, ये गुड्स जो था ना हम लोगों का, ये कौन होल्ड करना चाहता था? ए बेलर है, उसने बैंक बी जो बैंक है उसको वह क्या कर रहा है? बेलमेंट कर रहा है, और फिर उसे रिक्वेस्ट भी कर रहा है कि ये गुड्स आप प्लेस्ड गुड्स मेरे पास रहने दो, ऐसा बोल रहा है ना। यहाँ पे देखिए क्या बोला है आपको नंबर 3 में, अ पर्सन हु हैज द कस्टडी विदाउट पोसेसन इज नॉट अ बेली, बट कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी may also amount to delivery for bailment। constructive delivery for the purpose of bailment ही समझा जाएगा। the delivery of the goods to the bailey may be made by actual or constructive delivery by attornment to the bank। देखो, the delivery of the goods to the bailey may be made by actual or constructive delivery
by atonement to the bank. In such a case, there is a change in legal character of the possession of goods through not in actual or physical custody. Through the bailor continue to be in possession of the goods, it is the possession of the bailee. बेलर जो इस क्वेश्चन में भी हमारे इस केस में भी बेलर क्या है, गुड्स का बेलर भी है और अभी भी पोसेसन उसके पास रहता है, लेकिन उसने गुड्स का क्या कर रखा है, डिलीवरी कर दिया है किसको, बेली को, बैंक को. हमारे इस केस में क्या है, इन द गिवन केस द डिलीवरी ऑफ द गुड्स इज कंस्ट्रक्टिव. कैसा है, कंस्ट्रक्टिव है. दैट इज डिलीवरी बाय अटॉर्नमेंट टू द बेली. ठीक है, बेली. एंड द possession of the goods by A, the bailor, is constituted as the possession by बेली the bank. यानी A के पास जो उसका possession रह जाता है, ये possession किसके पास होना समझा जाएगा, possession by the बैंक उसके पास समझा जाएगा कि ये बैंक के possession में ही है. उसने अपने जितने भी उस गुड्स को जिसको उसने प्लेज कर रखा है उसका क्या किया होगा, उसका कोई डॉक्यूमेंट्स उसके पास होगा, तो डॉक्यूमेंट्स किसको डिलीवर कर दिया, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी के तौर पे बैंक को दे दिया. लेकिन गुड्स का पोसेसन अभी भी उसी के पास है. समझ में आ रहा है ना, गुड्स का पोसेसन अभी भी क्या होता है, उसी के पास है. सो अ कंस्ट्रक्टिव प्लेस कम्स इनटू एग्जिस्टेंस एज सून एज द पॉनर. अब पॉनर और पॉनी तुम लोग अभी नहीं समझ रहा होगा, नहीं समझ रहे हो ना, आज वो मैं पढ़ाने वाला हूं तुम लोगों को, आज ही के दिन पढ़ाने वाला हूं. क्लियर है ना. तो अभी नहीं समझ में आ रहा है, कोई घबराने की बात नहीं है, ये एक लाइन समझने का कोशिश करो थोड़ा, आज ही वो समझोगे. अ कंस्ट्रक्टिव प्लेस कम इनटू एग्जिस्टेंस एज सून एज द पॉनर. पॉनर कौन होता है और पॉनी कौन होता है. देखो बच्चे, पॉनर जो है ना ये बेलर होता है. पॉनर कौन होता है, बेलर. और बेलर यहां पर कौन है तुम लोगों को पता है, ए है. अ कंस्ट्रक्टिव प्लेस कम इनटू एग्जिस्टेंस एज सून एज द पॉनर विदाउट एक्चुअली डिलीवरिंग द गुड्स. यहां पर देखो इस कॉमा के बाद ना आप डायरेक्ट ये पढ़ो, समझ में आएगा, समझ में आएगा. अ कंस्ट्रक्टिव प्लेस, यहां पर प्लेज हो रहा है लेकिन कंस्ट्रक्टिव प्लेज हो रहा है. कैसा प्लेज हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव. अ कंस्ट्रक्टिव प्लेस कम्स इनटू एग्जिस्टेंस एज सून एज द पॉनर प्रोमिसेस टू डिलीवर देम ऑन डिमांड. जैसे वो प्रॉमिस करता है कि मैं इसको जब भी आप डिमांड करेंगे मैं आपके पास डिलीवर कर दूंगा, तो ये क्या क्रिएट करता है, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी. विदाउट एक्चुअल डिलीवरिंग द गुड्स, लेकिन गुड्स का एक्चुअल डिलीवरी नहीं हो रहा है बैंक के पास. द ट्रांजेक्शंस वाज अ वैलिड प्लेज. तब ये कैसा ट्रांजेक्शन समझा जाएगा, वैलिड प्लेज ये होगा. समझ में आ रहा है ना, ये जो प्लेज किया गया है बेलर के पास से बेली के पास, ये वैलिड प्लेज हुआ है. ऐसा नहीं कि ये इनवैलिड हुआ, वो तो लेके जा ही नहीं रहा है सर गुड्स, ये तो गुड्स लेके नहीं जा रहा है, तो ये वैलिड प्लेज ही नहीं है. कुछ बच्चे अगर एग्जाम्स में लिख दिए कटेगा मार्क्स उनका. ये कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हो रहा है, ठीक है ना. और यहाँ पे ऑन दिस पॉइंट द डिसीजन गिवन बाय द आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट इन बैंक ऑफ द चित्तूर लिमिटेड वर्सेस नरसिम्बुलु, ये केस है, रेलिवेंट भी है. आप ये चाहो तो छोड़ भी सकते हो, इस लाइन को नहीं याद रहेगा तो. देयरफॉर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज बिटवीन ए द बेलर एंड बैंक बेली इज वैलिड. ये जो कॉन्ट्रैक्ट है क्या है, वैलिड है. सिर्फ आपको ये केस का वैलिडिटी बताना था कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ना, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी यहाँ पर हो रहा है, तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि नहीं हुआ था, बस यही बताना था आपको. तो बिल्कुल ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हुआ था इस तरह के केसेस में, लेकिन आपको ऐसे ही पॉइंट करके आपको एग्जाम्स में लिख के देने पड़ेंगे, ठीक है. अब आते हैं हम लोग यहाँ पर, ये भी बेलमेंट से रिलेटेड ही है, सेम क्वेश्चन है, लेकिन ये समझ में आएगा तुमको क्योंकि बेलमेंट तो आपने अभी खत्म कर लिया है पूरा. सेम क्वेश्चन है. ए हायर्स अ कैरेज ऑफ बी एंड एग्रीज टू पे 500 एज हायर चार्जेस. ए ने हायर किया एक कैरेज किससे, बी से, और उसे बोला कि मैं इसके बदले में आपको 500 रुपीज का पेमेंट करूंगा. द कैरेज इज अनसेफ. कैरेज क्या है, अनसेफ है. थ्रू बी इज अनअवेयर ऑफ इट, और बी इसके बारे में क्या है, अवेयर नहीं है. बी अनअवेयर है इसके बारे में, बी को जानकारी नहीं है इसके बारे में. यानी जिसका वह कैरेज है वह अनअवेयर है, ठीक है, लेकिन वह कैरेज अब अनसेफ है. ए इज इंजर्ड एंड क्लेम्स कॉम्पनसेशन फॉर इंजरीज सफर्ड बाय हिम. ए उस कैरेज को यूज करने के बाद इंजर्ड हो गया
और बोला मुझे कॉम्पनसेशन चाहिए, तो बी ये बोल के निकल सकता है क्या कि ये मुझे तो जानकारी नहीं था। बी तब ये बोल के निकल सकता था जब वह ग्रेटिटुअस बेलमेंट करता, लेकिन यहां पर बी ने कैसा बेलमेंट किया है? नॉन ग्रेटिटुअस बेलमेंट किया है। 500 रुपये जो लिया है उसके लिए, समझ में आ रहा? तो इसके बदले में क्या होगा? बी रिफ्यूजेस टू पे डिस्कस द लाइबिलिटीज ऑफ बी। बी इसके लिए लायबल होगा कि नहीं होगा। और इसी से रिलेटेड एक दूसरा क्वेश्चन है, आंसर दोनों का सेम होगा, क्वेश्चंस अलग है, एग्जाम्स में आएंगे 3 to 4 मार्क्स के। राम्स हायर्स अ कैरेज ऑफ सुरेश एंड एग्रीज टू पे 1500 एज हायर चार्जेज। द कैरेज इज अनसेफ थ्रू सुरेश इज अनअवेयर ऑफ इट। सुरेश इसके बारे में, 2 होगा, ये थ्रू लिख दिया, 2 होगा, THOUGH होगा ये, ठीक है ना? ऊपर में भी यही लिखा हुआ था क्या? वो 2 होगा, R नहीं होगा बच्चे, ठीक है ना? सुरेश इज अनअवेयर ऑफ इट। रमेश इज इंजर्ड एंड क्लेम्स कॉम्पनसेशन फॉर इंजरीज सफर्ड बाय हिम। सेम क्वेश्चन है, आंसर एक ही होगा। सबसे पहले हम बेलमेंट का डेफिनेशन लिखेंगे। अब बेलमेंट का डेफिनेशन आपके लिए आज से बन गया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। बेलमेंट इज डिफाइंड एज एन act whereby goods are delivered by the person to another. Goods delivered by the person, ब्रैकेट में आप बेलर भी लिख सकते हो, to another मतलब बेली, for some purpose on contract that the goods sell. goods को क्या किया जाएगा? sell. when the, फिर उसके बाद कॉमा आएगा, when the purpose is accomplished, फिर कॉमा, sell be returned or otherwise disposed according to the direction of the bailor. So bailor is the person who delivered the goods to another person who is known as bailee, and to another person who is known as bailee, who is the person to whom the goods are delivered. ऊपर वाला ही लाइन है। The goods are billed for hire, हायर के लिए बेलमेंट किया गया है। The bailor is responsible for such damages, क्योंकि यह कैसा हो जाएगा? नॉन ग्रेटिटुअस बेलमेंट हो जाएगा। बेलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सच डैमेज वेदर ही वाज और वाज नॉट अवेयर अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ फॉल्ट इन द बिल्ड गुड्स। चाहे वह बिल्ड गुड्स के फॉल्ट के बारे में उसे जानकारी था या बिल्ड गुड्स के फॉल्ट के बारे में उसे जानकारी नहीं था, फिर भी यहां पर नॉन ग्रेटिटुअस बेलमेंट की वजह से बेलर लायबल होगा। समझ में आ रहा ना? बेलर क्या होगा? लायबल होगा। अब बेलर को रुपए देने पड़ेंगे। एक्सप्लेनेशन इसका क्या है बच्चे? एक्सप्लेनेशन इसका ये है, इन द गिवन केस ए और रमेश, 2 क्वेश्चन है ना, तो उसको स्लैश करके लिख दिया। ए हायर्स अ कैरेज ऑफ बी फॉर अमाउंट बट ही वॉज अनअवेयर ऑफ द फैक्ट दैट कैरेज वॉज अनसेफ। ही मतलब किसके लिए बोला है? बेलर के लिए। Bailor was unaware of the fact the carriage was unsafe. Carriage unsafe है, and B also does not have the knowledge about carriage being unsafe. Carriage unsafe होगा, इसके बारे में वो unaware है। Accordingly, applying the provision of the given case, B is responsible to compensate to A for the injuries suffered by या sustained by A, even if B यानी बेलर इज नॉट अवेयर अबाउट द फैक्ट ऑफ द डिफॉल्ट इन द बिल्ड गुड्स। उसे बिल्ड गुड्स के डिफेक्ट के बारे में नहीं जानकारी है, फिर भी उसे कॉम्पनसेशन पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं अगले क्वेश्चंस के ऊपर बच्चों। 40 नंबर 40 पे आते हैं। ए बेल्स हिज ज्वेलरी विथ बी ऑन द कंडीशन टू सेफगार्ड इन बैंक्स सेफ लॉकर। ए ने अपनी ज्वेलरी बी को बेलमेंट के तौर पे दिया, टू सेफगार्ड इन द बैंक्स सेफ लॉकर, कि इसे बैंक के सेफ लॉकर में क्या करना है? सेफ गार्ड करना है, सेफ से रखना है। हाउएवर बी केप्ट इन सेफ लॉकर एट हिज रेसिडेंट, और बी ने उस ज्वेलरी को बैंक के सेफ लॉकर में रखने के बजाय अपने घर के सेफ लॉकर में उसे सुरक्षित रख दिया। बोला बैंक से तो ज़्यादा सुरक्षित मेरा घर है, समझ में आ रहा है? ये सोच के उसने रख दिया। वेयर ही यूजुअली कीप्स हिज ओन ज्वेलरी, जहाँ पर वो अपनी ज्वेलरी खुद भी रखती है।
और ए ने ज्वेलरी देते समय कंडीशन भी बोल दिया था कि प्लीज मेरा ज्वेलरी आप बैंक के सेफ लॉकर में रखना। आफ्टर अ मंथ ऑल ज्वेलरी वेर लॉस्ट इन अ रिलीजियस राइट्स। रिलीजियस राइट्स हो गया था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका दंगा एक साथ हो गया था, समझ में आ रहा है ना। और इसके वजह से ये ज्वेलरी को लॉस्ट हो गया। ए फेल्ड अ सूट अगेंस्ट बी फॉर रिकवरी। ए ने बी के ऊपर केस फाइल कर दिया कि मेरा ज्वेलरी तो चाहिए। उसने बोला कि देखो मैं तो घर में रख ली थी। अब वो तो सामने वाला ने इंस्ट्रक्शंस दिया था कि तुम बैंक में रखना। ये भी तो हो सकता है ना कि भी उसको दंगा का बहाना करके सोच रहा है कि मैं इसको अपना बना लूं, पॉसिबिलिटीज है ना। तो इसलिए ए ने उसके रिकवरी के लिए केस फाइल कर दिया क्योंकि उसने कंडीशन बोला था। रेफरिंग टू द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 स्टेट वेदर ए विल सक्सीड इन द केस। हाँ या ना, बिल्कुल समझ में आ रहा है, ए जीतेगी, समझ में आ रहा है ना। लेकिन इसको लिखना पड़ेगा, आपको समझाना पड़ेगा। देखो बच्चे, बेलमेंट इज डिफाइंड एज एन एक्ट। सर तीसरी बार हम लोग बेलमेंट का डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं। आज ही पढ़ लेना, आज इसको 3 बार लिखोगे। कौन सा बच्चा है जो सीए का पढ़ाई कर रहा है और 3 बार बेलमेंट का 4 बार डेफिनेशन अगर लिख डालता है तो उसके बाद भी वो भूलेगा, लिख पाएगा एग्जाम्स में। कॉमा तक उसको याद हो जाएगा, कहाँ पे मुझे कॉमा देना, समझ में आ रहा ना। बट वो 1-2 बार लिख लेगा तो जरूर से ऐसा कर पाएगा। कभी नहीं लिखा, दिन में 5 बार वह मतलब 1 बार पढ़ाई करता है, दिन के 4 से 5 घंटे रील्स देखता है, शॉर्ट्स देखता है, वीडियोस देखता है, गेम भी खेल लेता है, मोबाइल भी चला लेता है कभी कभी, फिर पढ़ाई कर लेता है और कभी लिखता नहीं है। तो क्या वह बच्चा एग्जाम्स में लिख पाएगा? उस समय दिमाग उसको डिलीवर करेगा? नहीं, उसको एकदम शांत रखना पड़ेगा, फ्री रखना पड़ेगा ये सब दुनिया के शोर शराबा से, तभी लिख पाएगा। एग्ज़ाम्स उसी का क्लियर हो रहा है। आप लोग जब टॉपर्स बच्चे निकलते हैं यूपीएससी में, सीए में, सीएमए में या अदर्स किसी भी आईआईटी में, नीट में, कभी भी आप उनका वीडियोस, कभी उनका इंटरव्यू सुना करो कि ये लोग कैसे टॉपर बने थे। सुनते नहीं हो? उनका वीडियो सुनो कि उन लोगों ने कितना फ़ोन इस्तेमाल किया था, तुम लोग कितना यूज़ करते हो। नहीं करते हो तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो कर रहा है मैं उसके लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। देखो बेलमेंट का डेफिनेशन पढ़ो, बेलमेंट का डेफिनेशन पढ़ो। बेलमेंट इज डिफाइंड एज एन एक्ट वेयर बाय गुड्स आर डिलीवर्ड बाय द पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस ऑन द कॉन्ट्रैक्ट दैट द गुड्स सेल, कॉमा, व्हेन द पर्पस इज अकम्प्लिश्ड, फिर से कॉमा, बी रिटर्न और अदरवाइज डिस्पोज्ड ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द बेलर. Bailor is the person who deliver the goods to another person who is the bailee to whom the goods are delivered. If the goods are bailed for hire, hire के लिए दिया गया है, the bailor is responsible for such damages. Bailor damages के लिए responsible होगा, whether he was not aware of the existence of such fault in the goods bailed. यहाँ पर क्या हुआ है? In the given case, a bailor bails his jewelry to be on condition. कंडीशन यही मेन लाइन है. कंडीशन क्या था? That B should safeguards the same in the bank's safe locker. कंडीशन ये था कि B को देकर के बोला कि आप सेफ बैंक के सेफ लॉकर में से रख देना. But B kept it in safe locker at his residence. The jewelry was lost in a religious riots and A filed a suit against B for recovery of the lost jewelry by him due to negligence of B of keeping the jewelry in his resident place and not in the bank safe locker. यही तो गलती हुआ था ना उससे. यहाँ पे रिकवरी ऑफ द लॉस इनकर्ड बाय हिम ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ बी. बी ने यहाँ पे नेग्लिजेंसी दिखाया है. नेग्लिजेंसी किस चीज का? ऑफ कीपिंग द ज्वेलरी एट हिज ओन रेसिडेंट इंस्टेड ऑफ कीपिंग द ज्वेलरी इन द बैंक्स सेफ लॉकर. B is liable to compensate A. B liable होगा A को compensate करने के लिए for his negligence to keep jewelry at his residence. Here A and B agreed to keep the jewelry at the bank's safe locker and not at the latter resident. B के resident पे रखने के लिए नहीं दिया था. Therefore, in the above case, B is liable to
कॉम्पनसेट। बी अपने लाइबिलिटी से स्केप नहीं कर सकता है, बी लायबल होगा, एंड ए फॉर द लॉस इनकर्ड बाय हिम फॉर सच नेग्लिजेंस ऑफ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, यहाँ पे 41 नंबर। ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है, सब बेलमेंट के ऊपर। देख रहे हो ना बेलमेंट पे कितने, एक क्वेश्चन तो बनेगा है बेलमेंट पे तुम लोग के एग्जाम्स में। अच्छा, ये जो केस बेस्ड क्वेश्चंस देख रहे हो बच्चे, ऐसे बेलमेंट तो पहले सीए इंटर में आ रहा था ना, बेलमेंट, प्लेज, एजेंसी, सब सीए इंटर के सिलेबस में थे। तो उधर में बहुत कलेक्शन है क्वेश्चंस का, समझ मारो ना, कई साल से आ रहा है, ये आए जा रहा है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो बिगिनिंग से है, कभी नहीं हटा सीए के सिलेबस से। तो आपके पास क्वेश्चंस का स्टॉक बहुत है इंस्टीट्यूट के पास देने के लिए आपको, समझ में आ रहा है ना। सुनील डिलीवर्ड हिज कार टू महेश फॉर रिपेयर्स। सुनील ने महेश को रिपेयर पर्पस के लिए कार दिया। महेश कंप्लीटेड द वर्क बट डिड नॉट रिटर्न द कार टू सुनील विद इन रीजनेबल टाइम। एक कार को रिपेयर करने का रीजनेबल टाइम कितना हो सकता है? 1 वीक। बहुत ज़्यादा मतलब दयनीय स्थिति में कार चला गया है तो 15 दिन। एकदम क्रैश एक्सीडेंट हुआ है तो 1 महीना, समझ में आ रहा है। दो सुनील रिपीटेडली रिमाइंड महेश फॉर द रिटर्न ऑफ द कार, लेकिन सुनील उसको बार बार बोला कि देखो कार मेरा रिटर्न कर दो, 7 दिन तो हो गए हैं, समझ में आ रहा है ना। 7 दिन से 10 दिन काफ़ी है रीजनेबल टाइम। इन द मीन टाइम अ बिग फायर अकर्ड इन द नेबरहुड एंड द कार वॉज डिस्ट्रॉयड। बस उसके गैरेज के बगल में एक बड़ा सा फायर हुआ और वह कार भी जल गया। डिसाइड वेदर महेश कैन बी हेल्ड लायबल अंडर द प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। क्या महेश इसके लिए लायबल होगा? फिर से वही बेलमेंट का डेफिनेशन, इस बार पढ़ेगा तुम लोग, बेलमेंट का डेफिनेशन पढ़ो, ठीक है ना। बेलमेंट इज डिफाइंड, अपना पढ़ो, मैं अपना पढ़ रहा हूं। बेलमेंट इज डिफाइंड एज एन एक्ट whereby goods are delivered by the person to another for some purpose on contract that the goods shall, when the purpose is accomplished, be returned or otherwise disposed of according to the direction of the bailor. It is the duty of the bailey to return or deliver the goods billed according to the bailor's direction. ये किसकी ड्यूटी होती है? ये बेली की ड्यूटी होती है कि वह गुड्स को रिटर्न कर देगा बेलर को विद इन रीजनेबल टाइम और एज पर द डायरेक्शन ऑफ द बेलर। बेलर उसको बार बार रिमाइंड कर रहा था कि मेरा कार रिपेयर हो गया है तो मुझे रिटर्न कर दो, विदाउट डिमांड। इट इज द ड्यूटी ऑफ द बेली टू रिटर्न और डिलीवर द गुड्स बिल्ड अकॉर्डिंग टू द बेलर्स डायरेक्शन विदाउट डिमांड एज सुन एज द टाइम फॉर विच दे वेर बिल्ड हैज एक्सपायर्ड। बिना डिमांड का, अगर बेलमेंट का टाइम एक्सपायर कर गया तो आपको रिटर्न कर देना चाहिए। और द पर्पस फॉर विच दे वेर बिल्ड हैज बीन अकॉम्प्लिश्ड, और जो पर्पस के लिए उसे दिया गया था वह पर्पस अकॉम्प्लिश हो गया है तो बेली के तरफ से बेलर को गुड्स रिटर्न कर दिया जाना चाहिए। यहां पर भी देखो पर्पस तो कंप्लीट हो गया था, कंप्लीटेड द वर्क कर दिया था उसने, रिपेयर को कंप्लीट कर दिया था, लेकिन रिटर्न नहीं किया था। देन ऐसे सिचुएशन में इफ by the default of the bailey the goods are not returned or delivered or tendered at the proper time, मतलब delivered at the proper time, then bailey is responsible to the bailor for any loss, destruction or deterioration of the goods from that time. उस टाइम के बाद, उस रीजनेबल टाइम के एंड के बाद बेली उस गुड्स के लॉस, डिस्ट्रक्शंस और इनकन्वीनियंस के लिए, डिटोरिएशंस के लिए लायबल होगा, notwithstanding the exercise of a reasonable care on his part. वह कितना रिजनेबल केयर रखा, ये सब बातें नहीं रहेगी कि मैंने केयर रखा था फिर भी जल गया, ये सब बातें नहीं सुनी जाएगी। एक्सप्लेनेशन क्या है? गिवन केस में सुनील डिलीवर्ड हिज कार टू महेश फॉर रिपेयर्स बट इवन आफ्टर कंप्लीटिंग द रिपेयर वर्क को कंप्लीट करने के बाद भी महेश डिड नॉट, पर्पस तो कंप्लीट हो गया था जिस पर्पस के लिए कार को डिलीवर किया गया था, है ना, लेकिन अभी भी महेश डिड नॉट रिटर्न द कार टू सुनील दो सुनील रिपीटेडली रिमाइंडेड हिम टू रिटर्न द सेम। वह बार बार लगातार उसको
कार को रिटर्न करने के लिए बोल रहा था बेलर। ड्यू टू बिग फायर अकर्ड इन द नेबरहुड द कार वॉज डिस्ट्रॉयड। ऐसे पॉइंट कर करके लिखोगे तो बहुत फायदे में रहोगे, समझ में आ रहा है ना। पॉइंट नहीं कर सकते हो तो पैराग्राफ चेंज कर करके लिखना। Thereby applying the above provision in the given case, Mahesh is liable for loss although he was not negligent. वह नेग्लिजेंट नहीं था, बहुत उसको सेफ तरीके से कार को रखा था। बोला ये कि देखिए मैं तो एकदम अच्छे से गैरेज में रखा था, सेफ जगह पे मैं रखा था, ऐसा नहीं कि मैं रास्ते में खड़ा कर दिया था, फायर वाले जगह पे रख दिया था। वह जितना भी केयर टेकिंग किया हो, महेश फिर भी उसके लॉस के लिए क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा एज पर प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। बट बिकॉज ऑफ हिज फेलियर टू डिलीवर द कार विद इन अ रीजनेबल टाइम, रीजनेबल टाइम पे उसने इस कार को बेलर के पास रिटर्न बैक नहीं किया था, इसके लिए वह रिस्पॉन्सिबल समझा जाएगा। और इसका आंसर क्या होगा, महेश shall be held liable for the loss occurred to Sunil under the provision of Indian Contract Act 1872। मुझे लग रहा है इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चंस भी हैं। एक बार कौन सा 43 और 44, ये मैं तुम लोगों को एज अ होमवर्क दे रहा हूँ। 43 और 44 अगर कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते हो तो मुझे एक बार बोल देना कि सर यहाँ पे नहीं समझ में आया अच्छे से। एक बार आप भी बोल दीजिए, शायद इसमें एक और सेक्शन आ गया है, ठीक है, इसको आप बस यही करो ना, ठीक है, आप बस एक ही करो, फिर मैं अगला आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा। ठीक है बच्चों, आज यहीं पर स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच।